स्वागत है आप सभी का गुरु मंत्रा आईएएस क्लासेस गोसाईगंज में। एक बार फिर से पिछले अध्याय में हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र के विषय में अच्छे से अध्ययन किया था। आज हम लोग गंगा नदी तंत्र के विषय में अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा ये नीले कलर से छोटी छोटी नदियां बनाई गई हैं और ये भूरे कलर से आप लोगों को मुख्य नदी बनाई गई है। ये है गंगा नदी और इधर ये यमुना नदी दिखाई गई है और इसके विषय में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। सिंधु नदी तंत्र के विषय में हम लोगों ने अच्छे से अध्ययन किया था और उसमें पढ़ा था कि इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इसके विषय में हम लोगों ने अच्छे से अध्ययन कर लिया था और आज हम लोग पढ़ते हैं गंगा नदी तंत्र के विषय में। तो सबसे पहले देखते हैं कि गंगा हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत की सबसे पवित्र नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। इसके पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को इसके विषय में अच्छे से बता दिया है कि लंबाई के क्रम में सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है, उसके बाद किसकी है, उसके बाद किसकी है। इसके विषय में आप लोगों को बता दिया है। आज हम लोगों को पढ़ना है गंगा नदी तंत्र के विषय में। तो गंगा नदी तंत्र के विषय में पढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि गंगा नदी तंत्र का उद्गम उत्तराखंड राज्य से होता है। उत्तराखंड राज्य में यहाँ पर ये गंगा नदी जहां से हो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, लेकिन यहाँ पर ये दो नदियों के मेल से गंगा नदी का उद्गम होता है। एक तो नदी कहलाती है अलकनंदा नदी, दूसरी नदी होती है भागीरथी नदी। ये दिख रहा होगा, ये भागीरथी नदी है और ये अलकनंदा नदी है। ये दोनों नदियां देवप्रयाग में आकर के मिल जाती हैं। सबसे पहले हम लोग अलकनंदा नदी के विषय में अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं। इसकी कौन सी सहायक नदियां हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले अलकनंदा नदी के विषय में। हम लोग देखते हैं कि अलकनंदा नदी का उद्गम दो नदियों के मेल से होता है। इधर से विष्णु गंगा नदी आती है और इधर से धौली गंगा नदी आती है। विष्णु गंगा और धौली गंगा नदी का उद्गम सतोपथ ग्लेशियर से होता है। लिखते रहिएगा आप लोग, हेडिंग डाल दीजिए अलकनंदा नदी, उसमें लिखिए अलकनंदा नदी का उद्गम विष्णु गंगा और धौली गंगा नदी के मेल से होता है। और विष्णु गंगा और धौली गंगा नदी सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। ये है सतोपथ ग्लेशियर, यहाँ से ये धौली गंगा निकल रही है और इधर ये विष्णु गंगा मिल रही है। ये दोनों एक स्थान पर जाकर के मिल जाती हैं। जहां पर मिलती हैं उसका नाम है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और विष्णु गंगा जाकर के मिल जाती हैं और इसकी संयुक्त धारा अलकनंदा कहलाती है। आता है प्रश्न, विष्णु प्रयाग में कौन सी दो नदियां आकर के मिलती हैं? तो धौली गंगा और विष्णु गंगा आकर के मिलती हैं। फिर आगे ये संयुक्त धारा अलकनंदा कहलाने लगती है। और इसी सतोपथ ग्लेशियर पर एक प्रसिद्ध धाम है या मंदिर है, बद्रीनाथ मंदिर। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है बद्रीनाथ मंदिर। आगे जब अलकनंदा नदी और आगे जाती है तो नंदाकिनी नदी उससे आकर के मिल जाती है। नंदाकिनी नदी जहां पर मिलती है उसका नाम है नंदप्रयाग। नंदप्रयाग में ये इधर इसका दाहिना तट हुआ अलकनंदा नदी का, क्योंकि ऐसे बह रही है। जब नदी ऐसे बहती है तो ये इसका दाहिना तट हो जाएगा, ये इसका बायां तट हो जाता है। तो नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी बाएं तट से आकर के अलकनंदा नदी से मिल जाती है। फिर और आगे चल करके इसी बाएं तट से ही एक नदी आकर के मिलती है, पिंडार नदी। किस जगह पर? कर्णप्रयाग में। जहां पर पिंडार नदी मिलती है उसका नाम है कर्णप्रयाग। अतः कह सकते हैं कि अलकनंदा नदी और पिंडार नदी का मेल कर्णप्रयाग में होता है। अब हम लोग देखते हैं आगे चल करके केदारनाथ से एक नदी निकलती है, मंदाकिनी नदी। इस मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का जहां पर मेल होता है उसे कहते हैं रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का जहां पर मेल होता है उसे कहते हैं रुद्रप्रयाग। और उसके भी आगे इसी दाहिने तट से एक नदी गंगोत्री ग्लेशियर से आकर के निकलती है और भागीरथी के नाम से आती है
और अलकनंदा नदी से देवप्रयाग में मिल जाती है। यही अलकनंदा और भागीरथी मिल करके देवप्रयाग में गंगा नदी का निर्माण करते हैं। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का मेल किस स्थान पर होता है? देवप्रयाग में होता है। यही देवप्रयाग में होने के बाद ये उत्तराखंड में जब हरिद्वार के पास पहुंचती है तो ये समतल मैदानों में बहने लगती है। सर्वप्रथम हरिद्वार में ही अलकनंदा नदी मैदानी क्षेत्रों में पहुंचती है। इसके पहले ये पर्वतीय क्षेत्रों में बहती है। तो जब मैदानी क्षेत्रों में आता है कि अलकनंदा नदी मैदानी क्षेत्रों में भारत के किस राज्य में या किस जगह पर पहुंचती है, तो उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार में सर्वप्रथम पहुंचती है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से। धौली गंगा नदी और विष्णु गंगा नदी सतोपथ ग्लेशियर से निकलती हैं और विष्णु प्रयाग में जा करके मिल जाती हैं। यहीं पर इसको संयुक्त धारा को अलकनंदा नदी कहते हैं। आगे मंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में अलकनंदा नदी से जाकर के मिल जाती है। उसके बाद पिंडार नदी कर्ण प्रयाग में जाकर के अलकनंदा नदी से मिल जाती है। उसके बाद मंदाकिनी नदी केदारनाथ से निकलती है और रुद्रप्रयाग में जाकर के अलकनंदा नदी से मिल जाती है। उसके भी आगे हम देखते हैं गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से जाकर के मिल जाती है। यही संयुक्त धारा जब हरिद्वार के पास पहुंचता है तो इसका नाम गंगा हो जाता है। अब इसी गंगा नदी तंत्र के विषय में हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे। देखते हैं सबसे पहले इस गंगा नदी को 2017 में उत्तराखंड राज्य ने इसे जीवित मानव का दर्जा दिया है। गंगा नदी को भी दिया है और यमुना नदी को भी दिया है। गंगा और यमुना नदी को 2017 में उत्तराखंड राज्य ने जीवित मानव का दर्जा दिया है। उसके बाद यही गंगा नदी के विषय में प्रश्न आता है कि ये कितने देशों से होकर के बहता है। तो गंगा नदी एक तो ये भारत से होकर के ये देखिए बह रहा है, दूसरा ये बांग्लादेश में जाकर के बहता है। तो दो देशों में बहता है, एक भारत दूसरा बांग्लादेश। और ये कितने राज्यों से होकर के बहता है? भारत के कितने राज्यों से होकर के गंगा नदी बहता है? तो ध्यान दीजिए, गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर के बहता है। उत्तराखंड में, सर्वप्रथम उत्तराखंड में, उसके बाद यूपी में, और इसी यूपी में सर्वाधिक क्षेत्रफल में विस्तृत है। सबसे ज्यादा लंबाई कहां पर प्रभावित होती है? यूपी में। उसके बाद आगे जाता है बिहार में, बिहार के बाद झारखंड में, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और झारखंड में सबसे कम क्षेत्रफल में बहती है। झारखंड में सबसे कम और यूपी में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में प्रवाहित होती है। तो हम लोगों ने देखा कौन कौन से? यूपी, बिहार, सबसे पहले देखिए यूके प्लस यूपी, फिर उसके बाद देखिए बिहार पहुंच गई, बिहार, फिर उसके बाद झारखंड पहुंच गई, फिर वेस्ट बंगाल पहुंच गई। कौन कौन से 5 राज्य? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। सबसे ज्यादा कहां पर प्रभावित होती है? यूपी में, और सबसे कम झारखंड में। ऐसे ही प्रश्न बनता है कि सर्वाधिक किस राज्य में प्रभावित होती है? तो यूपी में प्रभावित होती है। यूपी के 28 जिलों में ये प्रभावित होती है। यूपी के 28 जिलों में प्रभावित होती है। और गंगा नदी यूपी में बिजनौर में प्रवेश करती है। यहीं पर है बिजनौर में ये गंगा नदी प्रवेश करती है यूपी के। उसके बाद यूपी के बलिया के पास ये जा करके निकल जाती है और बिहार में प्रवेश कर जाती है। तो आएगा प्रश्न, गंगा नदी यूपी के किस जिले से प्रवेश करती है और किस जिले से बाहर निकल जाती है? तो बिजनौर से ये प्रवेश करती है, बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से बाहर निकल जाती है। ये प्रश्न एक बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि कहां से निकलती है और कहां पर प्रवेश कर जाती है।
अब आगे हम लोग देखते हैं गंगा नदी तंत्र के विषय में। गंगा नदी तंत्र आप लोगों को दिख रहा होगा, ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में बहा है और गंगा नदी तंत्र भारत में विस्तृत नदियों में सबसे बड़ा तंत्र है इसका। गंगा नदी तंत्र भारत में जितनी भी नदियां हैं सबसे ज्यादा विस्तृत तंत्र इसी का है और सबसे ज्यादा जल ग्रहण लेकर के बहने वाली नदी गंगा नदी ही है। ये जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है, ये तो प्रमुख है, इससे मिलने वाली अन्य नदियों का भी जो जल होता है उस सारे जल को समग्र रूप से जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं ये गंगा नदी है। गंगा नदी ये इसका होगा दाहिना तट और इधर होगा ये बायां तट। तो पहले हम लोग दाहिने तट से मिलने वाली नदियों के विषय में अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं। देखिए ये है यमुना नदी। यमुना नदी गंगा नदी से दाहिने तट से आकर के मिलती है। ये है गंगा नदी। गंगा नदी से यमुना नदी दाहिने तट से आकर मिल रही है। और ध्यान दीजिए ये केवल एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालयी नदी एक ऐसी है जो केवल दाहिने तट से मिलती है। बाकी अन्य नदियां जो हैं ये पठारी भूभाग या प्रायद्वीपीय भारत से आकर के गंगा से मिलती हैं। लेकिन प्रश्न आएगा कि निम्न में से कौन सी नदी ऐसी है जो गंगा के दाहिने तट से मिलती है लेकिन हिमालयी नदियां हिमालय से इसका उद्गम होता है। तो देख रहे हैं यमुना नदी का उद्गम जो है कहां से होता है, बंदरपूछ, उत्तराखंड के बंदरपूछ जगह में यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर जो कि कहां पर है, बंदरपूछ। आता है प्रश्न कि यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है। आगे जब यमुना नदी प्रभावित होती है इसमें कुछ अन्य सहायक नदियां आकर के मिल जाती हैं, जैसे चंबल, सिंधु, बेतवा, केन। आता है प्रश्न इनको पश्चिम से पूर्व क्रम लगाइए। तो सबसे पश्चिम में चंबल, सिंधु, फिर बेतवा, फिर केन। और चंबल की भी सहायक नदी है बनास नदी और बनास की भी सहायक नदी है खारी नदी। चंबल की सहायक नदी है बनास नदी और बनास की भी सहायक नदी है खारी नदी। ये नदियां यमुना से मिल रही हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा ये जाकर के नदियां यमुना से मिल रही हैं, ना कि गंगा से नदी मिल रही हैं। अर्थात चंबल, सिंधु, बेतवा, केन ये सारी नदियां अप्रत्यक्ष रूप से गंगा से मिलती हैं क्योंकि ये सारी नदियां यमुना से मिल रही हैं। और आगे ये टोन नदी जो है ये डायरेक्ट किससे जाकर मिल रही है, गंगा से मिल रही है। फिर सोन नदी भी जाकर के किससे मिल रही है, गंगा से मिल रही है। ये सोन नदी जो है, सोन नदी ये पटना के पास में जाकर के मिलती है। पटना के पास में गंगा से जाकर के मिलती है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा बाएं तट की नदियों के विषय में। अब हम लोग इसके दाहिने तट की नदियों के विषय में देखा। अब हम लोग बात करते हैं इससे मिलने वाली बाएं तट के नदियों के विषय में। बाएं तट में सबसे पहले देखिए सबसे पश्चिम में मिलने वाली नदी कौन सी है, रामगंगा नदी। रामगंगा नदी। प्रश्न आएगा कि गंगा से मिलने वाली सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है, तो रामगंगा नदी। और यमुना नदी के विषय में हम लोग देखें ये कहां पर जाकर के मिलती है, इलाहाबाद में जिसका नाम हो गया प्रयागराज में जाकर के यमुना नदी गंगा नदी से मिल जाती है। यहीं पर टोन नदी भी मिलती है। तो अब हम लोग बात कर रहे थे बाएं तट से मिलने वाली नदियों के विषय में। सर्वप्रथम बाएं तट से कौन सी नदी मिलती है, रामगंगा नदी मिलती है। या गंगा से मिलने वाली सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है, तो रामगंगा नदी है। उसके बाद हम देखते हैं गोमती नदी इसका भी पश्चिम से पूर्व क्रम में लगाने के लिए आ जाता है। सबसे पहले रामगंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी, फिर महानंदा। तो हम लोग देखते हैं रामगंगा ये आकर के बाएं तट से मिल गई। फिर देखते हैं गोमती नदी के विषय में। गोमती नदी भी ये बाएं तट से आकर के मिल जाती है, इलाहाबाद के और आगे जाकर के मिलती है। और इस गोमती नदी के विषय में कहा जाता है कि पर्वतीय भाग से नहीं निकलता है। ये यूपी के फुलहार झील से निकलती है। पीलीभीत के पास स्थित है फुलहार झील, वहां से ये गोमती नदी निकलती है और जा करके गंगा नदी से मिल जाती है। आता है प्रश्न
गंगा से मिलने वाली कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम मैदानी भाग में होता है? तो ये गोमती नदी है, इसका उद्गम मैदानी भाग में होता है, जबकि अन्य नदियों का उद्गम पर्वतीय भूभाग में होता है, मतलब हिमालयी क्षेत्रों में होता है। इसका उद्गम फुलहार झील के पीलीभीत से होता है। अब हम लोग देखते हैं घाघरा नदी। घाघरा नदी ये नेपाल से होते हुए आकर के गंगा से मिल जाती है। उसके बाद देखते हैं गंडक नदी। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम या नारायणी नदी कहते हैं। शालिग्राम या नारायणी नदी कहते हैं। नारायणी नदी कहते हैं। आगे फिर जाकर के कोसी नदी मिल जाती है किससे? गंगा नदी से। कोसी नदी पश्चिम बंगाल और बिहार का बॉर्डर भी बनाती है। कोसी नदी पश्चिम बंगाल और बिहार का बॉर्डर भी बनाती है। और ध्यान दीजिए, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। कभी ये किसी दूसरे क्षेत्र में बहेगी तो कभी किसी दूसरे क्षेत्र में बहने लगती है। इसलिए कोसी नदी अपना रास्ता बदलती रहती है, जिससे फसल आदि का नुकसान होता है। इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आगे गंगा से मिलने वाली सबसे पूर्व और सबसे अंतिम में मिलने वाली नदी है महानंदा नदी। महानंदा नदी। महानंदा नदी पश्चिम बंगाल से निकलते हुए और गंगा नदी से जाकर के मिल जाती है। उसके बाद आता है प्रश्न, सबसे पूर्व में मिलने वाली गंगा की सबसे सहायक नदी कौन सी है? तो सबसे पूर्व में मिलने वाली गंगा की सहायक नदी महानंदा नदी है। या सबसे अंतिम में मिलने वाली पूर्व में सहायक नदी गंगा की कौन सी है? तो महानंदा नदी है। उसके बाद देखते हैं, जब ये पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पहुंचती है तो यहाँ दो वितरकाओं के रूप में बढ़ जाती है। वितरिका क्या होता है? जब नदी मुख्य नदी किसी अन्य छोटी नदियों में बढ़ जाए उसी को उसका वितरिका कहते हैं। और सहायक नदी क्या होती है? जब मुख्य नदी में जा करके अन्य सहायक या छोटी नदियां जाकर के मिल जाती हैं तो उसको उसकी सहायक नदी कहते हैं। इस प्रकार से वितरिका और सहायक नदी में डिफरेंस है। तो जब पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पहुंचती है तो वहां पर दो वितरिकाओं में बढ़ जाती है। दो वितरिकाओं में जो पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसका नाम होता है भागीरथी नदी। इसका नाम होता है भागीरथी नदी। और जो पश्चिम बंगाल में बहते हुए नीचे की ओर चली आती है उसका नाम होता है हुगली नदी। हुगली नदी। इसी हुगली नदी के तट पर कोलकाता शहर बसा हुआ है। और हुगली नदी से जा करके दामोदर नदी भी मिल जाती है। हुगली नदी से जा करके दामोदर नदी भी मिल जाती है। और जब ये भागीरथी नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, पश्चिम बंगाल में ये दो वितरकाओं के रूप में जब बढ़ती है, एक शाखा हुगली कहलाती है और दूसरी शाखा भागीरथी कहलाती है। और जब ये भागीरथी नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम हो जाता है पद्मा नदी। पद्मा नदी। भागीरथी नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा नदी। और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करते हुए बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम होता है जमुना नदी। जब पद्मा और जमुना नदी दोनों मिलती हैं तो इसकी संयुक्त धारा पद्मा कहलाती है। इसकी संयुक्त धारा पद्मा कहलाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत के क्षेत्र में सांगपो नदी कहते हैं। सांगपो नदी कहते हैं। उसके बाद जब पद्मा नदी आगे की ओर और बढ़ती है तो मणिपुर से निकलने वाली एक नदी है। मणिपुर से निकलने वाली नदी है बराक नदी, या इसी का नाम है मेघना नदी। मेघना या बराक एक ही नाम है। ये नदी जाकर के पद्मा नदी से मिल जाती है तो इसका नाम मेघना हो जाता है। मेघना नदी के रूप में ही गंगा नदी अपना डेल्टा बनाती है, जो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है, जिसका नाम है
सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। यहां पर मैंग्रोव वनस्पति भी पाई जाती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये सुंदरबन डेल्टा बनाती है और यहाँ पर ज्वार आते रहते हैं। किसी जगह पर ज्वार 24 घंटे में 2 बार आते हैं, 24 घंटे में ज्वार 2 बार आते हैं। और जब ज्वार उस क्षेत्र में आता है तो डेल्टाई क्षेत्रों में पानी भर देता है, पानी भर देता है। इसी जो डेल्टाई क्षेत्र में पानी भरे रहते हैं, यहीं पर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। इन मैंग्रोव वनस्पतियों की खासियत होती है कि इन मैंग्रोव वनस्पतियों की ये खासियत होती है कि इनकी जड़ें जो हैं ऊपर की ओर उठी हुई होती हैं, अर्थात ये कुछ इस तरह से होते हैं। जैसे ये समतल भूभाग हो गया और ये समतल भूभाग हो गया, इसके ऊपर ये पानी भरा हुआ है और ये जाकर के यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पतियां उग रही हैं। तो इनकी जड़ें जो हैं ये ऊपर की ओर ऐसे निकल जाती हैं, ऊपर की ओर उड़ जाती हैं। और इनकी खासियत होती है ये खारे पानी के जल में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर समुद्र का पानी आकर के इकट्ठा होता है। जब ज्वार आता है तो यहाँ पर जो पानी पाया जाता है वो खारा पानी होता है और इस प्रकार से खारे पानी के द्वारा यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पतियों का उत्पन्न होता है। फिर ये मैंग्रोव वनस्पतियां जो होती हैं अत्यधिक कठोर होती हैं, बहुत ही ये कठोर होती हैं। मैंग्रोव वनस्पतियां बहुत ही ज्यादा ये कठोर होती हैं। और इसी मैंग्रोव वनस्पतियों में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं उनमें उन वृक्षों के नाम इस प्रकार हैं, जैसे सुंदरी, सुंदरी यहीं पर पाया जाता है, इसीलिए सुंदरी वृक्ष यहाँ पर पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम सुंदरबन डेल्टा हो गया है। और कैसूरीना, कैसूरीना वनस्पति भी यहीं पाई जाती है। ये सब मैंग्रोव वनस्पतियां हैं, खारे पानी में उगने वाली वनस्पतियां हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने इसके विषय में देख लिया और देख लिया कि गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। बिहार के बाद झारखंड में बिल्कुल थोड़ा सा क्षेत्र झारखंड में जाती है और उसके बाद ये पश्चिम बंगाल में 2 वितरिकाओं के रूप में बढ़ जाती है। एक धारा हुगली कहलाती है और दूसरी धारा भागीरथी कहलाती है। और जब ये भागीरथी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको पद्मा नाम से जानते हैं। और इधर से आने वाली ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे जमुना नाम से जानते हैं। जब जमुना और पद्मा की संयुक्त धारा आपस में मिल जाती है तो इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। आगे जाकर के जब मणिपुर से निकलने वाली मेघना नदी पद्मा नदी से मिल जाती है तो इसकी संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। ये मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है। जो डेल्टा जो बनाती है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। इस प्रकार से हम लोगों ने अच्छे से गंगा नदी तंत्र के विषय में अच्छा अध्ययन कर लिया। अगले अध्याय में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में अच्छे से अध्ययन करेंगे। बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।